दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 12। कैसा वक्त गुजरा तुम्हारा नायला और उसकी अम्मी के साथ? बहुत अच्छा। कभी आप इन्हें शाहपुर लेकर आए ना। तुमने दावत दी इन्हें? हाँ, फिर ज़रूर आएंगी, उसने कहा तो शहर बानो तज्जुब से पूछने लगी। क्यों, आपने कभी इन्हें बुलाया नहीं? ये बात नहीं है, असल में वो शायद इस इंतज़ार में थी कि पहले मेरे घर से कोई आए। आज तुम आई हो तो अब वो भी आएंगी, उसने कहा तो शहर बानो फ़ौरन बोली। फिर तो मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। वो कहकर खामोश हो गया। असल बात शुरू करने से पहले की खामोशी थी। एक तरह से अपने जहन को तैयार कर रहा था और ये कि बात कहाँ से शुरू करे। फिर एकदम से याद आने पर बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछने लगा, सुनो, तुमने मेहरुन्निसा को उसका पैकेट लौटा दिया था? नहीं, शहर बानो चोर सी बन गई। क्यों? हनूज सरसरी अंदाज, लेकिन पेशानी पर गहरी लकीर नमूदार हो गई थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप उसका इतनी मोहब्बत से दिया हुआ तोहफा क्यों लौटाना चाहते हैं? शहर बानो ने उल्टा सवाल करके गोया उसकी मुश्किल आसान कर दी। बड़े आराम से बोला, यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें लेकर आया था, लेकिन अफसोस तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं करा सका। किससे? शहर बानो को अपनी आवाज़ कहीं बहुत दूर से सुनाई दी। शुभा तो उसे उसी रोज़ हो गया था, लेकिन मुसलसल खुद को बहला रही थी कि शाह सिकंदर किसी कीमत पर मेहरुन्निसा से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि बदले में वो शाह हारून से मंसूब है। उसका भाई इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि अपनी किसी ख्वाहिश से मगलूब होकर बहन के अरमानों का खून कर दे। कितना मान था बहन को अपने भाई पर, जिसे टूटने में एक पल लगा। आसिया से वो उसी कदर कहकर खामोश हो गया, बल्कि इंतज़ार करने लगा कि वो सवाल पर सवाल करेगी। कौन है, कहाँ रहती है, आपको कहाँ मिली, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा था, जिसे महसूस करके शाह सिकंदर ने अपने तौर पर आखिरी बात कही। खैर, आसिया से तुम्हारी कभी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन बीबी जान को तुम अभी बता देना कि मैं मेहरुन्निसा से शादी नहीं करूँगा। और मारे सदमे के शहर बानो से बोला ही नहीं गया, वरना और कुछ नहीं तो इतना ज़रूर कहती कि वो ये बात खुद बीबी जान से कहते, उसे दरमियान में ना लाए। और शाह सिकंदर ने उसके बाद कुछ कहना ज़रूरी ही नहीं समझा। पता नहीं शहर बानो की कैफियत समझ नहीं रहा था या कस्तन नज़रअंदाज कर रहा था। बाकी 2 घंटे के सफ़र में यूं अनजान बना रहा जैसे वो उसके साथ मौजूद ही ना हो। फिर हवेली के बड़े गेट से दाखिल होकर गाड़ी अभी ड्राइवे पर रेंग रही थी कि शहर बानो बहुत उजलत में उतरकर तेज़ तेज़ कदमों से अंदर चली गई। वो होंठ भींचे उसे देखता रहा, फिर गुल खान को पुकार कर उसे गाड़ी पोर्च में खड़ी करने का कहकर अंदर आया तो सीधा बीबी जान के कमरे का रुख किया। बीबी जान इशा की नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थीं। वो खामोशी से एक तरफ बैठकर उनके फारग होने का इंतज़ार करने लगा। मेमूना भाभी के साथ बातें करते हुए वो एकदम खामोश हो गई, क्योंकि उधर से नबीला भाभी आ रही थीं और उन पर नज़र पड़ते ही उसे दोपहर का वाक़या याद आ गया था। हस्बे आदत नबीला भाभी सरसरी अंदाज में हेलो कहती हुई उन दोनों के करीब से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ गईं। तब भी वो ऐसे ही कुछ गुमसुम सी बैठी थी। क्या अंदाज हैं, ईमान से मुझे तो रश्क आता है, मेमूना भाभी ने कहा तो वो चौंक कर पूछने लगी, क्या कहा? मैं कह रही हूँ असल ज़िंदगी तो नबीला भाभी की है, कोई फ़िक्र ही नहीं, आराम से दिन चढ़े तक सोती हैं, उसके बाद जहाँ दिल चाहे जाने को तैयार, कोई रोक टोक नहीं। और अभी देखो किस शान से आई हैं। मेमूना भाभी के लहजे में हसरत नहीं थी, बल्कि कुछ मजाक का अंसर था।
वो ज़रा सी मुस्कुराई और इस मौजू से हटने की खातिर बोली, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, अदील भाई की शादी। अम्मा जी बता रही थीं उनकी नज़र में 1-2 लड़कियां हैं। अच्छा, कौन है? मैमूना भाभी ने दिलचस्पी से पूछा तो उसने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया। पता नहीं। हाय, तुमने पूछा नहीं अम्मा जी से? मैमूना भाभी ने तज्जुब से कहा। कैसे पूछती, उन्होंने अदील भाई के साथ मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया था, इसीलिए मैं खामोशी से उनके पास से उठ गई थी। उसने अपनी मजबूरी बताई तो मैमूना भाभी हंसने लगी। आप हंस क्यों रही हैं? बस यूं ही। वैसे मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे यहाँ लड़कियाँ इतना पढ़ लिख कर भी अपनी शादी के जिक्र पर खामोश क्यों हो जाती हैं। मैमूना भाभी ने बड़े महजूज से अंदाज में कहा। फिर क्या करें, उसे मैमूना भाभी के महजूज होने पर हंसी आई। भाई कम अज़ कम अपनी मर्जी तो ज़रूर बता दिया करें। वैसे तुम्हारी क्या मर्जी है? मैमूना भाभी ने इतना अचानक पूछा कि वो सटपटा सी गई। मेरी क्या मर्जी हो सकती है? क्यों नहीं, आखिर अपने बारे में कुछ सोचा तो होगा तुमने। अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन अब ज़रूर सोचूंगी। उसने हल्के फुल्के अंदाज में बात उड़ाई। तभी अदील भाई अपने कमरे से निकल कर आए और इन्हें देखकर बोले, तौबा, 2 खवातीन जहां बैठ जाएं, तुम भी आ जाओ। मैमूना भाभी ने कहा तो उसने कुर्सी खींचकर आगे कर दी। बच्चा पार्टी कहाँ है? अदील भाई ने बैठते ही पूछा। बच्चे सब सो गए, मैमूना भाभी ने बताया तो तज्जुब से बोले, इतनी जल्दी? बहुत शोर कर रहे थे, तुम्हारे खलील भाई ने डांट कर सुलाया है। ये ज्यादती है, मुझसे कहा होता मैं इन्हें बाहर ले जाता। यूं भी कल छुट्टी है, नबील भी सो गया। अदील भाई ने आखिर में उससे पूछा। नबील की तबीयत ठीक नहीं है, शाम में बड़े भैया उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। वहाँ से वापसी पर कुछ देर अम्मा जी के पास लेटा, फिर बड़े भैया उसे ऊपर ले गए। उसने बताया तो अदील भाई तशवीश से पूछने लगे, ज़्यादा तबीयत ख़राब तो नहीं है? नहीं, मौसमी बुखार है, सुबह तक इंशाल्लाह उतर जाएगा। उसने तसल्ली दी, फिर पूछने लगी, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, पहले ही नींद नहीं आ रही। अदील भाई ने मना किया तो मैमूना भाभी इन्हें देखकर शरारत से हंसते हुए बोली, बच्चा जवान हो गया है, अब अकेले में से नींद नहीं आती। उफ, ये मैमूना भाभी। उसे बेहद शर्म आई और अदील भाई भी उसकी मौजूदगी के बायस सटपटाकर बोले, आप तो खामोश ही रहा करें। क्यों खामोश रहा करूं? खलील कहते हैं तुम बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हो। मैमूना भाभी ने एक अदा से कहा, जिस पर वो बेसाख्ता हंसी, और हंसी तो अदील भाई को भी आई, लेकिन मुंह बनाकर बोले, बड़े बदजोक हैं खलील भाई, या फिर उन्होंने आपको खामोश देखा नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है? जनाब, आप खामोश बैठी बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों आसिया? अदील भाई ने उससे तायीद चाही। भाई, मुझे तो मैमूना भाभी हर हालत में अच्छी ही लगती हैं, उसने कहा तो अदील भाई मसनूई हैरत से बोले, हैं? तुम झूठ भी बोलती हो? कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच कह रही है ये। कदरे जोश में मैमूना भाभी की आवाज़ ऊंची हो गई थी और गालबन उनकी आवाज़ पर ही खलील भाई की आंख खुली और उन्होंने वहीं से उन्हें पुकार लिया, जाइए, आपके जवान को नींद नहीं आ रही। अदील भाई को बदला उतारने का मौका मिल गया। सरगोशी में भावज को छेड़कर कहा तो वो इन्हें घूरते हुए उठकर चली गईं। तब अदील भाई भी उठ खड़े हुए। चलो भाई आसिया, तुम भी सो जाकर।